जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत का जो नया एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवाक्स, जिसे कि नेत्रा मार्क 2 के नाम से जाना जाता है, वो एक एडवांस 300 डिग्री रडार सिस्टम से लैस होगा। ये भारतीय वायुसेना को हवाई निगरानी, कमांड एंड कंट्रोल से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बना देगा। दरअसल दोस्तों, नेत्रा मार्क 2 की नोज पर एक नया फ्रंटल रडार लगाया जाएगा और ये रडार स्वैच ब्लेड माउंटिंग मैकेनिज्म से जुड़ा होगा, जो मेन रडार की कवरेज को और बढ़ा देगा। और इस सिस्टम में देश में विकसित किया गया उत्तम आईएसआई रडार प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। नया रडार 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को पहचान सकेगा। यह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन तक को भी ट्रैक करने में सक्षम होगा। दोस्तों, जो पहला वाला नेत्रा सिस्टम है वो एम्ब्रेयर 145 पर बेस्ड है, लेकिन नया नेत्रा मार्क 2 अब एयरबस A321 पर लगाया जाएगा। और A321 प्लेटफॉर्म पर लग जाने से एक तो 8 घंटे से ज्यादा का एंड्योरेंस मिलेगा, ज्यादा पेलोड कैपेसिटी और ईंधन क्षमता मिलेगी, एडवांस रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा। नेत्रा मार्क 2 केवल निगरानी ही नहीं करेगा, बल्कि फाइटर जेट्स को गाइड भी करेगा। ये पायलटों को रियल टाइम टारगेटिंग डेटा और सिचुएशनल अपडेट भी देता रहेगा। इसमें डेटा लिंक क्षमता होगी, जिससे कि यह एयर टू एयर मिसाइलों को भी गाइड कर पाएगा। इससे इंडियन एयरफोर्स को प्रिसीजन स्ट्राइक और एयर टू एयर कॉम्बैट में बड़ी बढ़त मिलेगी। वहीं दोस्तों, इजिप्ट और भारत के बीच जिस तरीके से रक्षा संबंध बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए अब इजिप्ट की एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज पेनिट्रेशन स्ट्राइक को समझने की इच्छा व्यक्त की है। ये बात उन्होंने ऐसे वक्त पर कही है जब भारतीय वायुसेना के 5 सुखोई 30 MKI मिस्र में आयोजित एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। दरअसल दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की जो खासियत है वो इसलिए भी इजिप्ट को अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स गहरे दुश्मन के क्षेत्र में एंटर करके वहां स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। ऐसे स्ट्राइक में हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को निशाना बनाया जाता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स ने इस तरीके की क्षमता दशकों के ऑपरेशन अनुभव, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के जरिए विकसित की है, खासतौर पर Su-30 MKI, जिसमें कि लॉन्ग रेंज हथियार, एडवांस एवियोनिक्स और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता है, जो कि इसे गहरे स्ट्राइक मिशन के लिए बेहतर बनाता है। इजिप्ट के पास राफेल, MiG-29 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स है। वो चाहता है कि भारत की स्ट्रैटेजी को अपनाकर वो अपनी स्ट्रैटेजिक रीच को और साथ ही साथ डेटरेंस को बढ़ाए। इससे इजिप्ट को मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें अपनी ताकत दिखाने में मदद मिलेगी। मतलब साफ है कि इजिप्ट भारतीय वायुसेना की उन क्षमताओं को सीखना चाहता है जो उसे दुश्मन के दिल तक जाकर वार करने में ताकत देगी। वहीं इंडियन आर्मी अपनी आर्मर कोर को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़े प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत करीबन 1800 यानी कि 1800 नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक्स खरीदे जाएंगे। और ये प्रोग्राम फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV प्रोग्राम है, जिसे कि प्रोजेक्ट रंजीत के नाम से जाना जाता है। FRCV की दोस्तों जो खासियतें हैं, इसका कुल मूल्य लगभग 57,000 से 60,000 करोड़ रुपए के बीच होगा। टैंकों की संख्या 1770 से लेकर 1800 तक होगी। 3 फेसेस में इनका इंडक्शन किया जाएगा और हर फेस में दोस्तों नई टेक्नोलॉजी इनमें जोड़ी जाएगी। पहला फेज जो है वो 2030 तक इंडक्शन शुरू करने की उम्मीद करता है। इवन दोस्तों, इन टैंकों में नई टेक्नोलॉजी होगी, UAV और सैटेलाइट नेटवर्क से इंटीग्रेशन होगा ताकि रियल टाइम निगरानी और बैटलफील्ड डेटा शेयर किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम होगा, जिसमें कि मोड्स भी होंगे कई तरीके के, जैसे कि हंटर किलर, किलर, ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। ये सिस्टम टैंक को ज्यादा सटीक और घातक बनाएगा। डिजाइन और मारक क्षमता की बात की जाए तो इसका वजन 55 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यह हर इलाके में चलने लायक होने चाहिए, चाहे रेगिस्तान हो, मैदान हो या ऊंचाई वाले क्षेत्र। 120 mm की मेन गन होगी इनकी, जो कि APFSDS और हाई एक्सप्लोजिव गोला बारूद फायर करने में सक्षम होगी। जहां तक सुरक्षा की बात की जाए तो इसमें एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, IED और माइन से बचाव के लिए बेली प्रोटेक्शन के साथ साथ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ CBRN सुरक्षा होगी। और ये प्रोग्राम मेक इन इंडिया पहल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। DRDO ने नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक का डिजाइन तैयार कर लिया है, जिसे कि डार्टन 1500 हॉर्स पावर का इंजन पावर देगा। इवन इसमें BEML, BHL और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी क्षेत्र की जो खिलाड़ी हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट में दावेदारी कर रही हैं। डिजाइन और प्रोटोटाइप का चयन कठोर परीक्षणों के बाद होगा। मतलब साफ है कि भारतीय सेना की ये भविष्य के टैंक सिर्फ हथियार नहीं बल्कि नेटवर्क कनेक्टेड वॉर मशीनें होंगी, जो ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट से जुड़कर दुश्मन को हर मोर्चे पर मात देंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वही दोस्तों, भारत की बेंगलुरु में स्थित SSS डिफेंस, जो कि भारत की एक उभरती हुई डिफेंस कंपनी है, उन्होंने कहा है कि उन्हें हाल ही में सेंट्रल यूरोप के 3 देशों को अपनी एडवांस स्नाइपर राइफलों की उन्होंने सप्लाई की है। अब कंपनी की प्लानिंग है कि वो जल्द ही एशिया के 2 और देशों को ये हथियार उपलब्ध कराएगी।
ट्रिपल एस डिफेंस दोस्तों, ये कंपनी स्मॉल आर्म्स और एमुनेशन बनाने में माहिर है। इस कंपनी के स्नाइपर राइफलों को खास तौर पर एक्यूरेसी, भरोसेमंद और रिलायबिलिटी और अलग अलग ऑपरेशनल कंडीशंस में अडेप्टेबिलिटी के लिए सराहा जाता है। किफ़ायती दाम और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत पहचान बना रही है। हालांकि कंपनी ने अभी खुलासा नहीं किया कि किन देशों को उन्होंने हथियार दिए, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि इन देशों ने ट्रिपल एस डिफेंस की राइफल्स को काफ़ी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। ये कदम भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को ग्लोबल लेवल पर स्थापित करता है। आपको बता दें कि एशिया में सुरक्षा चुनौतियों और बदलते हुए क्षेत्रीय हालातों के चलते एडवांस हथियारों की मांग बढ़ती जा रही है। सेंट्रल यूरोप जैसे बड़े रक्षा बाजार में ट्रिपल एस डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना कंपनी की विश्वसनीयता और क्वालिटी को दर्शाता है। हालांकि मैं कहना चाहूँगा ट्रिपल एस डिफेंस को भारतीय सेना के द्वारा भी कंसीडर करना चाहिए। मैंने ट्रिपल एस डिफेंस के ऊपर एक खास वीडियो भी बनाया था, जहां उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको शेयर किया कि क्यों हमें अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा। हालांकि स्टेट पुलिस से उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भी ट्रिपल एस डिफेंस एक किफ़ायती और एक भरोसेमंद राइफल बन सकती है। लेट्स सी दोस्तों आगे क्या होता है, ये तो तय वक्त बताएगा, क्योंकि फिलहाल तो AK 203 की वजह से ट्रिपल एस डिफेंस को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। दोस्तों भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रैटेजी है वो आने वाले वक्त में लेयर्ड एयर डिफेंस और 5th जनरेशन के एयर सिक्योरिटी पर केंद्रित है। ऐसे में दोस्तों अगर रशिया से भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाता है तो ये पहले से तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर दक्षिण एशिया की सबसे घातक सैन्य जोड़ियों में से एक बन जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, जिससे उबर पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। S-400 हमने पहले से डिप्लॉय कर रखा है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म कर सकता है। इसकी मल्टी टारगेट इंगेजमेंट क्षमता भारतीय हवाई क्षेत्र को लगभग अभेद सुरक्षा का एक जो अम्ब्रेला है उसे प्रदान करती है। मतलब साफ है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 हो, JF-17 हो या फिर J-10C, ये आसानी से इसके जद में आने में खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर Su-57E जो है वो एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जो कि स्पेशली स्टेल्थ डिजाइन, सुपर मैन्युअलिटी, एडवांस एवियोनिक्स और लंबी दूरी की एयर टू एयर प्रिसीजन स्ट्राइक हथियारों की क्षमता के साथ आता है। और यहाँ पर दोस्तों जो कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है S-400 प्लस Su-57E, यानी कि S-400 की ढाल और Su-57E की तलवार। यहाँ पर S-400 भारतीय हवाई क्षेत्र को दुश्मन की घुसपैठ से बचाएगा तो फिर Su-57 आक्रामक हथियार बनेगा। ये दुश्मन के इलाके में गुपचुप जाकर सटीक स्ट्राइक कर देगा। इवन पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय सीमा के करीब आते ही S-400 की रेंज में आ जाएगी। ऐसे में Su-57E उनके विमानों को उनके ही हवाई क्षेत्र में इंटरसेप्ट कर सकता है। इससे दोस्तों पाकिस्तान हो या चाइना, दोनों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ेगा। जब दुश्मन को यह बात पता होगी कि भारतीय आसमान S-400 से सुरक्षित है और Su-57 कहीं भी जाकर वार कर सकता है, तो उसकी ऑपरेशनल आज़ादी और जो उसका आत्मविश्वास है, यानी कि उसका जो मनोबल है, वो पहले ही टूट जाएगा। वहीं दोस्तों HAL अब भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हाल ही में दोस्तों HAL के स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर हैदराबाद ने एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जारी किया है, जिसका उद्देश्य यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम के लिए स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी कि AISA सिस्टम को डेवलप करना। ये टेंडर दोस्तों क्लास 1 लोकल सप्लायर्स के लिए खुला है, ताकि इसे पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया जाए। AISA रडार से दोस्तों UHM हेलीकॉप्टर को दिन रात हर मौसम में और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग क्षमता मिल जाएगी। और ये स्टेप सीधे तौर पर भारतीय नौसेना की इंडो पैसिफिक में ऑपरेशनल रीच को बढ़ा देगा। UHM ALH ध्रुव का एक नेवल वेरिएंट है दोस्तों, जिसका वजन 5.7 टन है और इसमें 2 शक्तिशाली शक्ति इंजन लगे हैं। यह हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, टोही मिशंस और ट्रूप ट्रांसपोर्ट जैसे रोल निभा सकता है। इसका फोल्डेबल ब्लेड और कॉम्पैक्ट डिजाइन है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय नौसेना के पास अभी 100 से ज्यादा ALH वेरिएंट्स हैं, जिनमें से 24 UHM हैं, जिन्हें 2020 में शामिल किया गया था। लेकिन इनमें मौजूदा रडार जो है वो सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर तक ही काम करता है और इनकी मल्टी टारगेट प्रिसीजन क्षमता भी काफी सीमित है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। AISA रडार से UHM हेलीकॉप्टर न सिर्फ चीनी पनडुब्बियों पर नजर रख पाएगा, बल्कि पाकिस्तान की ड्रोन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का भी मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों NDTV डिफेंस समिट के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने ऐलान किया कि फ्रांस की कंपनी साफ्रान को ऑफिशियली तौर पर भारत की GTRE के साथ साझेदारी के लिए चुना गया है। दोनों मिलकर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास वाला नेक्स्ट जनरेशन का इंजन डेवलप करेंगे, जो कि भारत के AMCA प्रोग्राम को पावर देगा। इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें सामने आई हैं, जैसे कि डील लगभग 7 बिलियन मतलब 61,000 करोड़ रुपए की होगी। इंजन का डेवलपमेंट का जो टाइमलाइन है वो 10 से 12 साल रखा गया है। प्रोडक्शन 2036 में शुरू होगा। इंजन का इस्तेमाल आप सबको मालूम है कि AMCA Mark II नौसेना के TEDBF दोनों पर होगा। साफ्रान यहाँ पर भारत को पूरी तरीके से TOT दे रहा है, साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दे रहा है। इसमें सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड, हाई टेम्परेचर एलॉय और एडवांस कूलिंग सिस्टम जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। साफ्रान ने पहले 10 साल में इंजन डेवलप करने का वादा किया था, जबकि रॉल्स रॉयस को 13 साल यहाँ पर लगने थे।
लेकिन साफरान ने पहले से HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टर के शक्ति इंजन में भारत के साथ काम किया है। अब टाइमलाइन की बात की जाए तो 2027 तक 5 प्रोटोटाइप तैयार किए जाने हैं। 2028 में राफेल टेस्ट बेड पर इसकी पहली फ्लाइट हो सकती है। 2032 में इंजन सर्टिफिकेशन होगा। 2036 में सीरियल प्रोडक्शन होगा। इवन इंजन का थ्रस्ट 120 किलोन्यूटन से बढ़ाकर 130 से 145 किलोन्यूटन तक स्केल किया जा सकता है। इससे AMC, TEDBF और भविष्य के प्लेटफॉर्म्स पर 1000 से ज्यादा इंजन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये इंजन चाइना के WS-15 इंजन से बेहतर थ्रस्ट और एफिशिएंसी प्रदान कर सकता है। मतलब साफ है कि साफरान प्लस GTRE की साझेदारी भारत को पहली बार अपनी आधुनिक जेट इंजन बनाने की ताकत देगी। दोस्तों, नेपाल में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में उनकी सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। इसके बाद दोस्तों, वहां के युवा और जेन Z पीढ़ी ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसमें कि कई लोग भी मारे गए हैं। अभी तक 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। अक्सर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस बैन से उन बच्चों की पढ़ाई, इवन बिजनेस और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। काठमांडू और दूसरे बड़े शहरों में हजारों लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। माहौल इतना टेंशन वाला हो गया है कि नेपाल की सरकार को तुरंत आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलानी पड़ी है। इवन राजधानी काठमांडू में रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे कि पाकिस्तान में पहले सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता देखी गई थी, फिर श्रीलंका में आर्थिक संकट और जन आंदोलन आप सबने देखा होगा, फिर बांग्लादेश में भी बड़े पैमाने पर विरोध हुए। अब नेपाल भी उसी कड़ी में खड़ा हो गया। यहाँ जनता बनाम सरकार की लड़ाई तेज होती दिख रही है। और अगर यहाँ पर दोस्तों चाइना और अमेरिका के एंगल की बात करूं तो यहाँ पर नेपाल की राजनीति पर हमेशा चाइना और अमेरिका दोनों का ही प्रभाव रहा है। दरअसल यहाँ पर चाइना चाहता है कि नेपाल उसकी BRI परियोजना के साथ पूरी तरह से जुड़ा रहे और उसी के इशारों पर काम करे। दूसरी तरफ अमेरिका नेपाल में लोकतंत्र और स्वतंत्र इंटरनेट स्पेस का सपोर्ट करता है। वो नहीं चाहता कि नेपाल पूरी तरीके से चीन के हाथों में चला जाए। सोशल मीडिया पर बैन से ये बहस तेज हो गई है कि नेपाल किस तरफ झुकेगा, चाइना की कड़ी नियंत्रण वाली इंटरनेट पॉलिसी या फिर अमेरिका की फ्री स्पीच और खुला इंटरनेट मॉडल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों सोशल मीडिया ऐप्स को लेकर बात की जाए तो आप देखिएगा कि चाइना के खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन वो गूगल पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखते। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो ऑली गवर्नमेंट है वो चाइना के हाथों में अपने आप को समर्पित कर रही हो और उन्हीं के प्लेटफॉर्म्स को अपने देश में लागू कराए, ताकि पूरी दुनिया से जिस तरीके से चाइना एक अपना अलग इंटरनेट की दुनिया बना कर रखा है, जहाँ पे खबरें भी बहुत ही फिल्टर होकर आती है, सेम यही स्ट्रैटेजी नेपाल में भी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपको इस सिनेरियो के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।